अच्छा लगा सब सरपंचों से और इस देश के सरपंचों से इकट्ठा आप सबके से मिलके। तो इसमें जो मेरा टॉपिक है वो है कि डिज़ाइन थिंकिंग फॉर सिस्टमिक एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया। तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी से हूँ और कंप्यूटर कंपनी से हूँ। हमने एक बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो पिछले 30 सालों से मेरा जो ज्ञान अर्जन रहा है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे कैसे कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर ऐसा लिखें जो हम संसार के बड़े बड़े बैंकों में इंडिया का प्रोडक्ट जो है हम बेच पाएँ। तो इंडिया का प्रोडक्ट जो है तो वो मेरे अपने ज्ञान की रही। तो 4 साल पहले मैंने देखा कि ये जो हमने सीखा कंप्यूटर इंडस्ट्री से कि हम डिज़ाइन थिंकिंग को कैसे अप्लाई करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो हम रूरल डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो दैट वाज अ क्वेश्चन विच केम टू आवर माइंड एंड वी गैदर 40-50 लोग। तो डिज़ाइन थिंकिंग में सबसे पहले हम प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। और सब एडवांटेज डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब पहले मैं समझाऊँ सिंपल भाषा में आपको। डिज़ाइन और थिंकिंग 2 शब्द हैं। डिज़ाइन शब्द आपको पता है कि हम सब डिज़ाइन करते हैं, अपना घर डिज़ाइन करते हैं, अपना वातावरण डिज़ाइन करते हैं, अपना कैरियर डिज़ाइन करते हैं, वो शब्द आपको पता है। और दूसरा शब्द है थिंकिंग। थिंकिंग है सोच। तो अगर हम सोच को डिज़ाइन करें तो हमें पता है जो भी सोच है वैसे ही एक्शन होगा। तो जो डिज़ाइन थिंकिंग है अगर हम हिंदी भाषा में लेके बात करें और अपने ग्रंथों से बात करें तो जो दर्शन है वो डिज़ाइन थिंकिंग है। तो जैसा दर्शन होगा वैसे ही ज्ञान होगा और जैसा ज्ञान होगा वैसे ही चारित्र होगा। तो किसी भी पंचायत का और किसी भी कम्युनिटी का जो चारित्र है वो उसके दर्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। और दर्शन जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं। अमेरिका में उसको डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में उसको दर्शन बोल सकते हैं। अब दर्शन को हमें समझाया तो है शास्त्रों में, दर्शन बदलना चाहिए, दर्शन बदलना चाहिए। हमें दर्शन जो है पंचायत का दर्शन हम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि जो पिछले 70 साल और 80 साल से चीज़ें हो रही हैं उसमें ये हो रहा है कि सब कुछ जो है वो बाहर से आएगा। somebody else will solve the problem for me। कोई दूसरा व्यक्ति आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कोई सेंटर से आएगा, कोई स्टेट से आएगा, कोई ब्यूरोक्रेसी से आएगा, कोई बीडीओ होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जबकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का अधिकार मुझे अपने आप है। उस अधिकार को देने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछना नहीं है मेरे अधिकार के लिए। मुझे दर्शन होना चाहिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। और मुझे जो पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे गांव की जो प्रॉब्लम है, मेरे पंचायत की जो प्रॉब्लम है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट बैठ के नहीं पता होगी इसकी प्रॉब्लम। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज। सो डिज़ाइन थिंकिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपकी अपनी है या किसी और की कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं, जितना उठते हैं पंचायत से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला और जिले से स्टेट, हम उस प्रॉब्लम को हम बहुत जनरलाइज कर लेते हैं। वो जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है, जो सॉल्व हो सकती है बहुत छोटे से तंत्र से और टूल से सॉल्व हो सकती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम बड़ा तंत्र लगाना शुरू कर देते हैं। और वो तंत्र जो है वो बढ़ के बहुत इनफेक्टिव बन जाता है। तो अगर हम दर्शन को हम देखें कि दर्शन क्या है, दर्शन कैसे बदलता है। दर्शन बदलने में हमारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो होती है हमें हमारी स्किल चाहिए, दूसरी हमें चाहिए एक्सपर्टीज़। जो स्किल अगर बार बार करेंगे तो एक्सपर्टीज़ बन जाएगी। तीसरी जो है हमें उसका पर्सपेक्टिव चाहिए, चौथा हमें आइडियाज़ चाहिए और पांचवा हमें अलाइनमेंट चाहिए। हमें 5 चीज़ें चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्किल चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, आइडियाज़ चाहिए और उनको अलाइन करना है। ये 5 चीज़ें चाहिए हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर हमारे दिमाग में 5 चीज़ें ऐसी, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण। तो घर्षण जो है हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारे दिमाग में चलता है डाउट। पहला घर्षण है डाउट कि मुझे पता तो है पर मैं करूं नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। दूसरा घर्षण है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन जो है क्या होगी? हम कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डरते हैं। हम बचपन से घरों में बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना करो, भाइयों बहनों में कॉन्फ्लिक्ट ना करो, 2 दोस्तों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर अगर हम उसकी एनाटॉमी में जाएं, कॉन्फ्लिक्ट के भाषा के कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 2 व्यक्तियों की विचारधारा में फर्क जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है।
डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं मेरा जो नजरिया है, एक तो मेरा विचारधारा है, दूसरा मेरा नजरिया है, मेरा नजरिया और आपका नजरिया में फर्क हो सकता है, वो दूसरा सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है मेरी एक्सपेक्टेशन में फर्क हो सकता है, मेरी उम्मीदों में फर्क हो सकता है आपसे, तो उम्मीदों में जो फर्क होगा तो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। तीनों जो कॉन्फ्लिक्ट के जो सोर्स हैं, पहला सोर्स है विचारधारा, दूसरी है नजरिया और तीसरा है एक्सपेक्टेशन और उम्मीद किसी से। इन्हीं बातों में लड़ाइयां होती हैं आपस में, चाहे हमारे छोटे ग्रुप में हो, चाहे बड़े ग्रुप में हो, चाहे हमारे सुपरवाइजर के साथ हो, चाहे हमारे कम्युनिटी में हो। अगर हम इशू को अलग रख लें और डिफरेंसेस को अलग रखें तो हमारे पास क्रिएटिविटी हो जाती है। क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमें क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए होता है? अलग अलग दर्शन चाहिए, अलग अलग नजरिए चाहिए, अलग अलग विचारधारा चाहिए और अलग अलग उम्मीदें चाहिए। तो जो चीज कॉन्फ्लिक्ट में है वही चीज क्रिएटिविटी के लिए चाहिए। अगर हम एक को कम करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को कम करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम है गांव में और उसको सॉल्व करनी है और तीन विचार आ रहे हैं, तो सरपंच का रोल क्या होगा? वो तीनों को सुने, तीनों को समझे और सबको समझाए, और उसके बाद जो तीनों में से जो अच्छा बनता है और तीनों में से मिलके चौथा बन सकता है। तो तीन आइडिया जो आए, तीन आइडिया से मतलब नहीं है पहला आइडिया अच्छा है, दूसरा अच्छा है, तीसरा अच्छा है, तीनों से मिलके चौथा आइडिया बन सकता है जो तीनों को कनेक्ट करके बने। वो डिजाइन थिंकिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कि कनेक्टिंग द आइडिया इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। और वो जो नेगेटिव घर्षण है, आपने कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा अब ये दो घर्षण समझ आए। पहला घर्षण है डाउट का, कि हमारे पे डाउट है, सेल्फ डाउट है कि ये मेरे पास मेरी शक्ति है, पंचायत की शक्ति है, सरपंच कर सकता नहीं कर सकता, ग्राम सभा कर सकती नहीं कर सकती, वो तो हमारी उसमें डाउट आते हैं। कई बार हम अपने आप सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, कोई वीडियो करेगा या कोई ब्यूरोक्रेट करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। तो वो जो डाउट है वो पहला घर्षण हुआ। सेकंड घर्षण हुआ कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा घर्षण हुआ एंगर, गुस्सा। जब चीजें ठीक तरह नहीं चलती तो हमें गुस्सा अंदर से आता है और बाहर से भी आता है। कई बार अंदर से आता है, कई बार बाहर से आता है। जो आंतरिक गुस्सा है उससे भी हमारी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते, और जो बाहरी है गुस्सा, उससे हम बहुत लोगों को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर हमने गुस्सा दिखाया तो वो जो कम्युनिटी में 7 लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, वो जो कम्युनिटी में जुड़ते हैं वो कम जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो कम्युनिटी जब बनाने हैं, सरपंच को जब ग्राम सभा को इकट्ठा करना है और कहीं गुस्सा आता है, उसमें हमें गुस्सा तो आएगा जब हमारी चीजें ठीक तरह से नहीं चलती, तो उसका गुस्सा आना एक स्वाभाविक है जीवन में। पर उस स्वाभाविकता को हमें समझना होगा कि वो बहुत बड़ा घर्षण है कम्युनिटी को इकट्ठा करने में, क्योंकि जो 5 साल में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट है फियर, डर, कि मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में डर रहता है, और डर के कारण हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो पता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे। कई बार आपको लगा होगा कि मुझे पता तो था, मेरा जो दूसरा व्यक्ति आया उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी, मुझे भी पता थी, पर मैंने उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया। तो बहुत सारी चीजें जो गांव में है, पंचायत को, सरपंचों को, आपको पता होती है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। समटाइम आपको लगता है कि वो गलत तो नहीं है रास्ता, अपने पे ट्रस्ट होना जरूरी है। 5वां घर्षण है आपके जो बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ। आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बिलीफ हो गया कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व है कोई और बाहर का व्यक्ति करेगा आके, वो एक बिलीफ है। मेरा बिलीफ है, हम ह्यूमन माइंड में क्या होता है कि हमारे बिलीफ में, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ,
नॉनवेज फूड सामने आ जाए तो क्या होगा, मुझे उल्टी या नौजिया आएगा मेरे। एंड वही अगर नॉनवेज व्यक्ति बैठा है और उसके सामने वो नॉनवेज आ जाए, उसको उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, सलाइवा आएगा उसका, उसके मुंह में पानी आएगा। एक मेरे मुंह में उल्टी आएगी, दूसरे मुंह में पानी आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट वही है, फिजिकल ऑब्जेक्ट वही है, पर हमारा जो दिमाग है इट एक्ट ऑन माई फिजिकल एक्शन। तो जो बिलीव्स है हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं दिमाग में कि वो हमारी फिजिकल एक्शन भी उससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो द लास्ट 70 ईयर्स तक जो चीज़ें फेल हुई गांव में, अगर हम बोलते रहे कि वो हमने किया था नहीं हुआ, वो हमने किया था नहीं हुआ, वो हमने किया था यूं नहीं हुआ, 2005 में हमने ये किया था, 2010 में हमने ये किया था, 2012 में ऐसा किया था, पहले नहीं हुआ था तो अब कैसे होगा। तो बहुत सारी जब नए आइडियाज आते हैं तो हम एक कहानी जोड़ लेते हैं, पुरानी कहानी जब हम फेल हुए थे, और वो जो कहानी जुड़ जाती है वो आगे उसको एक्सपेरिमेंट, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आगे बढ़ती नहीं है। और वो फेल क्यों हुआ था उसके पीछे 10 और कारण होते हैं। हमने पूरी प्रॉब्लम डिज़ाइन नहीं की थी, हमने आधी प्रॉब्लम डिज़ाइन की थी, वो कुछ भी कारण से फेल हो सकता है, पर हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स होंगे उसको वहीं पे रोक देंगे आगे आधे रास्ते में। तो ये 5 जो हमारे घर्षण है, अगर इनको ध्यान से रखें, और 5 हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं। 5 कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, हमारी स्किल, हमें पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होती है, हमें पता है कि लाइवलीहुड कैसे होती है, हमें पता है कि एसएचजी कैसे रन करते हैं, हमें पता है कि हमारे पानी को कैसे कंजर्व करते हैं। ये तो हुई हमारी स्किल। उसके बाद हमारे जो फार्मर्स हैं गांव में, कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उनको पंप खराब हो जाएगा, उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, पर पंप खराब होगा गांव में, वो इमीडिएटली ठीक कर देगा। कहाँ से ठीक करेगा, कोई भी मशीनरी लेके दे दो, वो ठीक कर देगा, वो है एक्सपर्टीज। तीसरी है नजरिया, पर्सपेक्टिव, कि हम चीजों को मिलके देख रहे हैं और वो पर्सपेक्टिव है। चौथा है कि हम आइडियाज को इकट्ठा करके, कि जो भी प्रॉब्लम है ग्राम सभा में या छोटे ग्रुप में, 2 तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ग्राम सभा से कर सकते हैं और एक छोटे ग्रुप में कर सकते हैं, कि हमने एक्सपर्ट का 4 लोगों का ग्रुप बनाया, 10 लोगों का ग्रुप बनाया, और उनको कहा कि पानी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। 10 के 10 लोगों का विचार आएगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका रोल है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब कि सबको जोड़ना, सबको इकट्ठा कनेक्ट करना। स्किल, एक्सपर्टीज, पर्सपेक्टिव, आइडियाज को अलाइन करके सेपिया बोलते हैं 5 चीजों को। तो 5 घर्षण और 5 फोर्सेस इज मेजर थिंग है डिजाइन थिंकिंग में। तो आपको बैलेंस करना है 10 एलिमेंट्स का, और उसके लिए जो कम्युनिटी को बिल्ड करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक बहुत अच्छा सिंपल टूल होता है जिसमें पैसा नहीं लगता, वो है एप्रिसिएशन। एक पॉजिटिव माइंड विद एप्रिसिएशन। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो लास्ट टेस्ट हम चलाते हैं, तो लास्ट टेस्ट में बच्चों को हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने 9वीं क्लास के बच्चे आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप किसको अप्रिशिएट करते हो घर में या स्कूल में। तो बच्चा कहता है नहीं, अप्रिशिएट किस लिए, जो माँ बाप है उनका काम है, स्कूल का है वो उनका काम है, तो अप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ। तो वी आस्क द क्वेश्चन कि अगर आप एक कागज के ऊपर, हम सर्टिफिकेट बना रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन, हम उनको देते हैं 5 सर्टिफिकेट देते हैं उनको, एंड फिर हम कहते हैं कि एक हफ्ते जाके सोच के आओ कि किसके बारे में तुम्हें अच्छा लगा, आप उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो जब वो अगले हफ्ते आते हैं और वो सर्टिफिकेट उनके वो इशू करके आते हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे रोते हैं कि हमने माताजी को दिया था कि आपने इतना केयर करती हैं हमारे लिए, और माताजी को फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि उनके बच्चे भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट मेक्स अ होल डिफरेंस इन देयर थिंकिंग प्रोसेस। तो समटाइम हमारे दिमाग में है कि सर्टिफिकेट जो है कोई NIRD इशू करेगा या कोई सरपंच इशू करेगा। वाई का सर्टिफिकेट कैन बी इशूड फ्रॉम ईच अदर। हमारी एक फैमिली में फंक्शन था, शादी हुई थी, मेरे भांजे की शादी थी। तो शादी में रिसेप्शन होता है आखिर में, जब हमारे दिल्ली में शादी होती है तो रिसेप्शन होता है। तो रिसेप्शन में हमने कहा कि यार बहुत सारे लोगों ने 5-5 दिन से लगे हुए शादी में काम किया है, तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं। तो स्टेज पे हमने, जो रिसेप्शन वाला स्टेज है उसमें हमने सर्टिफिकेट बनाए
और दादी जी जो थी घर की, उनको बोला अन्नपूर्णा। उनको जब हमें सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे तो वो ऑडियंस में बैठी थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं उनके पास जाके उनको दे दूं, क्योंकि उठ के आएंगी, उनकी उम्र है तो मुश्किल होगी। उन्होंने वहीं से बोला, बेटे रुको, रुक, मैं आ रही हूँ। और सडनली मेरे दिमाग में आया कि वो हर एक बच्चे के एप्रिसिएशन में गई हैं, हर एक बच्चे की डिग्री के लिए गई हैं, हर एक बच्चे को सेलिब्रेट किया है। उनको आज तक किसी ने सेलिब्रेट किया? ये सिंपल सी चीजें हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सेलिब्रेशन, जो कुछ किसी कॉस्ट नहीं लगती। और वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन उनके अभी भी घर में मेन लगा हुआ है। तो ये नहीं होता किसने दिया सर्टिफिकेट, ये होता है कि किस पर्पस से दिया, किस ओकेजन पे दिया। तो सर, गांव में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ छोटे 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 अच्छी चीजें हो रही हैं। हम वेट करते हैं बहुत बड़ी चीज होने के लिए, बदलाव का, बहुत बड़ा बदलाव के लिए। तो छोटे बदलाव है उनको अगर अप्रिशिएट करना शुरू करें, गांव में हर 3 महीने में एक सर्टिफिकेट इशू करें या कुछ अवार्ड रख लें, तो वो एक एनर्जी को बढ़ावा देंगे, डेवलपमेंट एनर्जी को। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठे करके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। उसमें देखा कि जब भी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर कोर वैल्यूज़ जो हैं, इनर सर्कल अगर हम देखें तो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए कि गांव में वैल्यूज़ क्या हैं डेवलपमेंट की, उसमें प्राइड कितनी अच्छी है, उसके अंदर ट्रूथ कितना अच्छा है, जो हम वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है फिर वो लोग अल्कोहल में चले जाते हैं। तो अगर कमाई बढ़ जाती है फैमिली की, तो हमने देखा कि वर्धा के पास कुछ लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और जब कमाई बढ़ गई तो इमीडिएटली जो पैसा एक्स्ट्रा आया वो दारू में निकल गया। तो डेवलपमेंट का फायदा क्या हुआ? तो जब तक वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट नहीं है, और उसके बाद देखा सेकंड रिंग में हमने देखा कि कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं गांव में। गांव में हम जनरली देखते हैं कि फार्मर फार्मर फार्मर, तो हम जब पढ़ते हैं तो जब भी रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजरी आती है फार्मर, पर वहाँ पे डिसेबल लोग भी हैं, वहाँ पर विडोज भी हैं, ओल्ड एज भी है। हमें जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो हमें हर एक के लिए सोचना होगा। फिर तीसरा रिंग आता है, हमें उनको चाहिए क्या? वो तो सबको सस्टेनेबल गोल्स पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। देन उसके बाद चौथा रिंग जो आता है वो हमारा आता है कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गांव में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके गांव में आपके यूनिक हैं, जो नेचुरल भगवान ने दी हैं, हमारे नेचर ने दी हैं, उनको कैसे हम कंजर्व करें। पांचवा रिंग आता है इसके ऊपर कि हमारी नॉलेज कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इनोवेशन कैसी है, उनको कैसे कनेक्ट करें। तो इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनको हम कैसे उसको जोड़ें उनको। उसके बाद छठा रिंग आता है कि उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट प्रोसेस में रोटरी क्लब भी होता है गांव में, धार्मिक संस्था भी होती है कोई ना कोई, पॉलिटिकल संस्था भी होती है, और कुछ एनजीओ भी होते हैं। इन सबको मिलके अगर हम उन कैसे इंटीग्रेट करें और कैसे कनेक्ट करें आपस में, वो छठा रिंग हो गया। और सातवां रिंग है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का रिंग में आर्टिकल 73 हो गया है, FCRA हो गया, ये सब चीज़ें जो है सातवें रिंग में आ गई, वो गवर्नेंस के अंदर आ गई। तो ये 7 रिंग है डेवलपमेंट के लिए। तो उसको हमने फिर एक फ्रेमवर्क बना के डेवलप किया और देखा कि हमें 6 चीज़ें करनी है डेवलपमेंट के लिए। पहली चीज़ करनी है कि पर्सनल डेवलपमेंट, जो सरपंच जो लीडरशिप कैपेसिटी है गांव में उसको कैसे डेवलप करें। तो वन ऑफ द लर्निंग मिस पटनायक वी गॉट इज दैट वी क्रिएटेड IITs फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो 1950s में ये दिमाग में आया प्रधानमंत्री के कि हमें टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स चाहिए होंगे टुमारो, सो वी नीड टू डू क्रिएट सम IITs। सो 1950s में हमने IIT क्रिएट किए। 1960 में हमें दिमाग में आया कि मैनेजमेंट में चाहिए होंगे, तो हमने IIM क्रिएट किया। अभी तक 70 साल हो गए, हमने कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत मैनेजमेंट नहीं क्रिएट किया। यहाँ पे हमें CEO चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते। एक पंचायत को रन करने के लिए जो सरपंच है, आपका जो रोल है सरपंच, एज ए सरपंच आप एक CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हम बिजनेस में काट देते हैं। हमारी कंपनी में भी 4000 लोग होते हैं, आपके गांव में भी 4000 लोग होते हैं।
आप भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूं। उन 4000 लोगों से हम कैसे एफिशिएंटली काम करा सकते हैं, वो आपका काम है, वही हमारा काम है। तो कोई फर्क नहीं है। मुझे पढ़ने के लिए मैं मैनेजमेंट में जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं ये लर्निंग करता हूँ, मैं वो लर्निंग करता हूँ, उसके बाद मैं हर रोज सीखता हूँ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट लेता हूँ, उसके बाद मैं वो काम करता हूँ। एक सरपंच को कहाँ नेटवर्क है, तो हमने वो सरपंच, अगर 2.5 लाख पंचायत है तो 2.5 लाख पंचायत के लिए हमें 2.5 लाख सीईओ चाहिए। अब 2.5 लाख सीईओ को बनाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होगा जो हमें, तो केरला में जो किला ने काम किया, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस को अच्छा इम्पिटस दिया। पर हर एक स्टेट ने उस लेवल पे इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट हुआ अभी जो जिसमें उतनी इन्वेस्टमेंट हो जैसे आईआईटी में इन्वेस्टमेंट है। अगर आईआईटी खोलते हैं, आईएम खोलते हैं, वी नीड ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ 500 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन, बट वी डोंट हैव दैट इन्वेस्टमेंट इन द सिस्टम टू क्रिएट आईआईपीएम फॉर द स्टेट लेवल। उसमें भी उतने अच्छे प्रोफेसर चाहिए आईआईपीएम में जितने अच्छे प्रोफेसर आईआईटी में चाहिए। तो पर्सनल डेवलपमेंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। वी कॉल D1 ऑफ द डेवलपमेंट इज द पर्सनल डेवलपमेंट। देन वी से D2 पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। कम्युनिटी बिल्डिंग है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है। कैन आई सेलिब्रेट ए विलेज डे इन द विलेज? हर एक गांव का एक विलेज डे, हमने हर एक गांव का नाम रखा कि हमारे गांव में ये विलेज डे है। जैसे कंपनी का नाम होता है इंटेलेक्ट डे, पोलारिस डे, फाउंडेशन डे, NIRD का फाउंडेशन डे है। आज आपके अपने गांव का एक फाउंडेशन डे क्यों नहीं हो सकता? कोई भी तारीख रख लो और कहो कि मेरे गांव का ये फाउंडेशन डे है और सबको उसमें इनवाइट कर लो। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं, गांव वाले जो है अपने आप सब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है कि सोशल डेवलपमेंट में जो आइडियाज हैं कि फाउंडेशन जो डे जब NIRD कर सकता है, सरपंच भी एक फाउंडेशन डे कर सकता है और उस फाउंडेशन डे के अराउंड ग्राम सभा मत बोलो उसको, ग्राम सभा हो ही गई। अब जब सब लोग आ गए तो ग्राम सभा हो ही गई वो, पर वो फाउंडेशन के नाम पे हुई। गांव का अपना नाम हो सकता, एक झंडा हो सकता है अपना। कंपनियों के एक झंडे होते हैं, हमारे इंटेलेक्ट का एक झंडा है, एक कलरफुल झंडा है। अपने गांव का एक झंडा बना लो, आइडेंटिटी होगी लोगों की। तो जो सोशल डेवलपमेंट में जो एक प्राइड है जो उसके सिटीजन का कि मैं इस गांव से हूं, मेरा गांव है, अगर जिस दिन वो भावना आ जाती है तो बदलाव आ जाता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट का सेकंड रिंग हुआ। तीसरा हुआ D3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट के बाद हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेस्ट कैसे हो सकती हैं, तो हमने देखा कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल की हो, जो पुराने हमारे बीज की पद्धति हो, या हमारा जीवामृत हो, या पंचगव्य हो, ये सब जो मिलकर जो जीरो बजट फार्मिंग है वो पॉसिबल है। क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट अगर जीरो हो जाएगी तो मान लो फसल खराब भी हो गई तो मेरे पास लोन तो नहीं है। अगर मैं बीज भी खरीदता हूँ, फर्टिलाइजर भी खरीदता हूँ और पेस्टिसाइड भी खरीदता हूँ, तीनों चीज़ें खरीदता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास 20-25 हज़ार पर एकड़ का कॉस्ट आ गई और मान लो फसल खराब हो गई तो वो लोन बिल्ड हो गया। अगर मैं जीरो बजट करता हूँ तो मैंने अपने बीज पुराने वाले रख रखे हैं, पिछले साल वाले, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो मैंने अपनी पंचगव्य से बनाया और पेस्टिसाइड्स भी उसी पद्धति से हमने बनाए। सुरेश पालेकर की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो एग्रीकल्चर की जो भी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, वी कैन वर्क टुगेदर। देन लाइवलीहुड में जो हम स्टार्टअप सिस्टम बोलते हैं, इन अर्बन शहरों में बोलते हैं स्टार्टअप्स, गांव में हम उसको स्टार्टअप नहीं बोलते। वो जो एंटरप्रेनर है गांव का और स्टार्टअप है, उसमें क्या फ़र्क है? हम शहर में तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं, गांव में उसको स्टार्टअप नहीं बोलते। और वो एंटरप्रेनर जो है वो इतने कंस्ट्रेंट से इतनी अच्छी इनोवेशन जुगाड़ करता है जो लोएस्ट कॉस्ट आउटपुट है, हमें वो पिकअप करनी है। वो लोएस्ट कॉस्ट लाइवलीहुड पैटर्न्स जो है
तीसरा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत अच्छा काम हो रहा है। चौथा है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स फॉर द थर्ड ब्लॉक कॉल्ड D3। फोर्थ ब्लॉक है हमारा प्लानिंग, GPDP। अब पंचों को प्लानिंग चाहिए। GPDP जो है वो स्ट्रक्चरली हम उसको कैसे प्लान करें, GPDP में कैसे 14th फाइनेंस कमीशन का हम बेनिफिट्स ले सकें, जो स्टेट स्कीम्स है उनका बेनिफिट ले सकें, हम प्रपोजल लिखना सीख सकें। तो लॉट ऑफ थिंग्स, सरपंचों को प्रपोजल लिखने के लिए स्किल चाहिए होती है। जो प्रपोजल हम लिखेंगे तो उससे हमें फंडिंग मिल सके। तो अगर हमें प्रपोजल लिखना आता है तो मैंने देखा है कि कुछ सरपंच जो अच्छे हैं, सरपंच 2-2, 3-3 करोड़ रुपए तक का प्रपोजल साल में वो मस्टर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रपोजल कैसे लिखना है, प्रपोजल को इंग्लिश में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे लिखना है, और कहाँ पे उनकी रिपोर्ट देनी है। तो मैं जब गुजरात में था या महाराष्ट्र में अच्छे सरपंचेज हैं, पोपट राव से बात हो रही थी या किसी और सरपंचों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा प्रपोजल कैसे लिखें, तो वो D4 में आ गया। पांचवा ब्लॉक है जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो। अगर वो प्रोजेक्ट 6 महीने का है, 3 महीने का है, 9 महीने का है, उसको हम कैसे ट्रैक करें कि वो सब हो रहा है, जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब सोचें कि ये प्रोजेक्ट हर हफ्ते, जो आप तो गांव में रहते हैं, अगर सड़क बननी है तो पता चलता रहेगा कितनी सड़क बन के नहीं बनी, जो पानी बन जाना है वो पानी गया नहीं गया। तो अगर कोई एक कमेटी बना दो 5 लोगों की जो उसको मॉनिटर करे। छठा ब्लॉक है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सरपंचों को जब भी मैंने उनसे बातचीत की, उसमें एक चीज निकल के आई सरपंचों से कि मुझे नहीं पता BDO सेक्रेटरी को कैसे मैनेज करें। आई डोंट नो, आप बहुत एक्सपर्ट होंगे सेक्रेटरी को मैनेज करने के लिए, बट सेक्रेटरी को मैनेज करना अपने आप में सरपंच का काम हो जाता है, बिकॉज सेक्रेटरी की नॉलेज सरपंच की नॉलेज से ज्यादा होती है। सेक्रेटरी तो कांस्टेंट है, आप नए हैं, तो सेक्रेटरी आपको उल्लू बना सकता है। आपका ताकत आपके पास ज्यादा है, ज्ञान की शक्ति उसके पास ज्यादा है। तो सेक्रेटरी को कैसे मैनेज करें, BDO को कैसे मैनेज करें, वो एक कॉमन प्रश्न आता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर हैं वहां पे जो भी फंडिंग करते हैं, तो ये 6 ब्लॉक, पहला ब्लॉक पर्सनल डेवलपमेंट, सेकंड ब्लॉक सोशल डेवलपमेंट, थर्ड ब्लॉक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ ब्लॉक प्लानिंग और GPDP, फिफ्थ ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन, छठा ब्लॉक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो आप जो काम करते हैं एज ए सरपंचेस, आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स जॉब है। मैंने जो बताया आपको, मैंने जो समझा, मैं आपको उल्टा समझा रहा हूँ। आप ये कर ही रहे हैं, रोज आप यही कर रहे हैं, बट आपने उसको इस भाषा में नहीं बोला होगा, इस भाषा में नहीं समझा होगा। आपका जो CO का काम है, आपके 6 डिपार्टमेंट है, 6 फंक्शन है जो आप काम कर रहे हैं। 6 आप पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप सोशल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप GPDP भी देख रहे हैं, आप उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, आप उसको स्टेक होल्डर भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जैसे डॉक्टर रेड्डी हैं वो मैनेज कर रहे हैं, NIRD उनके पास 10 डिपार्टमेंट होंगे, मेरे पास भी 10 डिपार्टमेंट होंगे मेरी कंपनी में जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो हम ग्लोबली, हमारे पास 21 इंटरनेशनल ऑफिस हैं, US में, UK में, जैसे जो मैं कर रहा हूँ वही काम आप कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी बिलीव कि ये पॉसिबिलिटी है। बस स्ट्रक्चर करें हम, डिजाइन थिंकिंग में हमने उसको कर दिया D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो उससे एक दिमाग में एक अलमारियां बन गई, जैसे फिजिकल अलमारी होती है, एक में आप रसोई में बर्तन रखते हैं, दूसरे में आप अटेंसिल्स रखते हैं, तीसरे में कप सॉसर रखते हैं, चौथे में मसाला रखते हैं। वैसे ही अगर हम दिमाग में इमेजिन करें कि हमारे दिमाग में मल्टीपल शेल्फ्स हैं और अलमारीज हैं, तो एक एक अलमारी अलग अलग कर दी। पहली अलमारी में पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरी अलमारी में सोशल डेवलपमेंट, तीसरी अलमारी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चौथी अलमारी में GPDP, पांचवी अलमारी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, और छठी अलमारी में हमने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो आपको 6 अलमारियों को ऑप्टिमाइज करना है कि कैसे मंडे को मैं क्या करूं, ट्यूसडे को क्या करूं, वेडनेसडे को क्या करूं, और पहले हफ्ते में क्या करूं, दूसरे हफ्ते में क्या करूं, तीसरे हफ्ते में क्या करूं। तो 6 अलमारियां मैनेज करनी है आपको।
So that's our purpose of design thinking. When we applied, we try to understand all the NCBF framework, we understood RGSA framework and pick up the knowledge from RGSA and NCBF, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज डिजाइन की हैं, सीजी फ्रेमवर्क्स, बट उनका जो निचोड़ है हमने इस फ्रेमवर्क में डेवलप कर दिया। अब इस फ्रेमवर्क को हमने देखा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें गांव में। हमने कहा कि हमें इस नॉलेज को सरपंचों को देनी है, तो एनआईडी के साथ मिलके क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिलीप जी ने और रेड्डी जी ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया कि हम 30,000 तक की 20 से 30,000 की पॉपुलेशन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। मैं जो बनाता हूँ वहीं उन्हीं को बेच सकता हूँ। मेरा जो केरल में जो पंचायत देखी वो करीब 30,000 लोगों की है, तो 30,000 इज ए सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी एंड दैट सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी इज अ क्लस्टर। तो क्लस्टर को हमने कहा कि एक फुल टाइम फेलो जो है वो अगर हम फैसिलिटेट करें कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडिया की उन क्लस्टर में जा पाए, एग्रीकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिस, हेल्थ केयर की बेस्ट प्रैक्टिस, एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिस, सब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उधर जा पाए और वो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हो जाए और उसका रोल सिर्फ फैसिलिटेशन हो, ना कि पावर हो। पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में सब पावर सिस्टम्स हैं, ये फैसिलिटेशन सिस्टम का जो आइडिया है ये भी डेवलप हुआ। तो ये हमने असम में शुरू किया, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पर ये जो एक्सपेरिमेंट पिछले 6 महीनों में शुरू हुआ है इसके रिजल्ट्स, कुछ लोग इस रूम में भी हैं जो फेलोज हैं, सब लोग इधर ही हैं, तो यू कैन मीट देम सम टाइम। तो उसके थ्रू हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है उनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सेलरेटर। एक चीज़ और हमने देखी कि हम बोलते हैं एनजीओ शब्द जो है वो अपने आप में कहता है नॉन गवर्नमेंट, एज इफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आर टू साइड्स ऑफ द टेबल। तो पहले ही हमने डिवाइड कर दिया, शब्दावली में हमने डिवाइड कर दिया, तो मैं तो गवर्नमेंट हूं, आप नॉन गवर्नमेंट है। तो हमने कहा कि जो भी डेवलपमेंट करता है उसको डेवलपमेंट एक्सेलरेटर बोलते हैं, कि जो एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट को वो डेवलपमेंट एक्सेलरेटर है। तो गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट एक्सेलरेटर है, एनआईडी भी डेवलपमेंट एक्सेलरेटर है, मिशन समृद्धि भी डेवलपमेंट एक्सेलरेटर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी ए डेवलपमेंट एक्सेलरेटर। अगर उनके स्टूडेंट हैं गांव में आते हैं, सरपंचेस, हम कह रहे हैं कि कॉलेज जो है, जो स्टूडेंट हैं वो आपके साथ अगर काम करें वो भी सीखेंगे और गांव का भला होगा। तो हम आईआईटी से बात कर रहे हैं, जो स्कीम है कि कॉलेज को गांव से जोड़ो, उस स्कीम में अगर हम एक एक क्लस्टर के में फैसिलिटी, एक एक कॉलेज को बोलें कि आप एक क्लस्टर को देखो, तो वी कैन गेट ए रिसोर्सेज एट ए लो कॉस्ट रिसोर्सेज which will help the college education to get better trained. Then we bring Haq Darshak, Freedom Trust, many other organizations into this cluster development. I'll not take more time on this, but ये जो design thinking है वो simplification है, अपने दिमाग का सोच को हम कैटेगराइज कैसे करें, प्रायोरिटाइज कैसे करें, उसको हम स्ट्रक्चरली करते हैं, तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट में हम 2 चीज़ करते हैं, हमें जब बदलाव लाना है सोच का, जो बदलाव है हमारा वो हम समृद्धि यात्रा से करते हैं। समृद्धि यात्रा मीन्स कि हम 20 या 25 सरपंचों को एक ऐसे गांव में ले जाते हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले और एस्पिरेशन बिल्ड हो। तो उससे क्या होता है कि जब हम कॉर्पोरेट में हम सीखते हैं, हम कॉर्पोरेट में क्या सीखते हैं, जब हमें नहीं पता होता हम अच्छी कंपनी में जाके सीख लेते हैं। वही हम कह रहे हैं कि गाँव में जो हम एक दूसरे गाँव में जाएंगे और 2 दिन की यात्रा करेंगे, तो हम उस प्रोग्राम को इस ढंग से डिज़ाइन करते हैं कि हम 30 से 40 सरपंच इकट्ठे जाके, और सरपंच एक गांव से 5 लोग, मतलब सरपंच अकेला नहीं, 4 या 5 लोग जो उसमें हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका पॉजिटिव इंक्लिनेशन है, वो अपने इलाके के 200-300 किलोमीटर के इलाके तक की जहाँ ओवरनाइट जर्नी है वहाँ पे हम रात को चलते हैं, थर्सडे नाइट को चलेंगे, फ्राइडे को और सैटरडे को 2 दिन वो यात्रा करेंगे। तो दैट्स ए वन वे ऑफ सोच बदलने का नज़रिया। उसको फिर बोलेंगे आप अपने गांव को विजुलाइज करो कि 2030 में कैसे होगा। तो अब 2019 है, तो 10 साल का उनको टारगेट दो कि मेरा गांव 2030 में कैसे होगा। तो एक बार जब आदमी 10 साल बाद की सोचता है तो कंस्ट्रेंट नज़र कम आते हैं।
और 2 साल की बात की सोचता है तो लगता है कि ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। और एक बार जब वो कैनवस बड़ा हो जाता है तो कैनवस, जब दिमाग का कैनवस, फिजिकल कैनवस और दिमाग का कैनवस बराबर होता है, पहले वो दिमाग में बड़ा होना चाहिए, फिर वो फिजिकली बड़ा हो जाएगा। जैसी सोच वैसी आउटकम। तो समृद्धि यात्रा करते हैं। फिर उसके बाद हम एक और वर्कशॉप करते हैं, डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप, उन्मुक्त बोलते हैं। आपने देखा पक्षी जो है वो एक ही पेड़ पे बैठता है। मैं भी आ रहा था एयरपोर्ट से तो देखा माइग्रेटरी बर्ड्स भी रास्ते में है। अब वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैदराबाद में किसकी परमिशन लेके आई? कोई वीसा चाहिए था उनको? वो रशिया से आई हैं और चाइना से आई हैं, उनको कोई वीसा चाहिए? ये बर्ड्स एक ही पेड़ के ऊपर, तोता भी बैठेगा, कबूतर भी बैठेगा, चिड़िया भी बैठेगी, कौवा भी बैठेगा। वाई दे डोंट फाइट विद ईच अदर? उनकी सोच में क्या फर्क है? पक्षी की सोच में क्या फर्क है? दे आर फ्री। उनके लिए पूरा आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस उनकी अपनी है। हम सब एनिमल्स के लिए हम अपने डब्बे में जीते हैं। हम अपने आगे डब्बा बना लेते हैं। हमारा डब्बा 500 फीट का डब्बा हो या 1000 फीट का डब्बा हो या 5000 फीट का डब्बा हो, बट हम डब्बों में रहते हैं। तो हमारी सोच भी डब्बों में बदल जाती है। तो उन्मुक्त जो है, हम कहते हैं कि एक 3 दिन की वर्कशॉप करें जिसमें हम उनका दिमाग खोलें कि एक कॉमन स्पेस के लिए। तो वो 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं इन सरपंचों के साथ। उसके बाद हम कहते हैं कि अब आगे आप काम करोगे तो सोच बदलेगी। और वो स्टेप्स, 2 स्टेप हमने ऐड करते हैं जीपीडीपी से पहले। जीपीडीपी में से पहले ये दोनों चीज़ें ऐड कर लो तो उसका जीपीडीपी का जो एडवांटेज है वो अच्छा मिलेगा, क्योंकि सोच बदली होगी उस टाइम तक। तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और कुछ जो प्रश्न है आपके, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।